नागरिकता कानून के विरोध में हुई हिंसा के दौरान 2 दिनों में यूपी में 7 लोगों की मौत हो गई। शुक्रवार को प्रदर्शन के दौरान बिजनौर में 2, जबकि फिरोजाबाद, कानपुर, मेरठ और संभल में एक प्रदर्शनकारी की मौत हो गई। इस बीच सीएम योगी ने सभी से शांति बनाए रखने की अपील की। इस बीच पूरे राज्य में 31 जनवरी तक धारा 144 भी लागू कर दी है और आज सभी स्कूल, कॉलेज बंद हैं। साथ ही सभी परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया है। हालात से निपटने के लिए प्रशासन ने 35 जिलों में इंटरनेट सेवा बंद कर दी है, जिसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर सरकार से जवाब मांगा है। दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट के वकीलों ने भी नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में प्रदर्शन किया। वकीलों ने यह प्रदर्शन ऐसे वक्त में किया जब देश के कई राज्यों में इस कानून के विरोध में हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। यही वजह है कि 30 हजारी कोर्ट के वकीलों ने नागरिकता संशोधन कानून पर फैलाई जा रही अफवाहों से लोगों को बचाने के लिए ये मार्च निकाला। इस दौरान इन वकीलों ने नागरिकता कानून के समर्थन में नारे भी लगाए। सरकार आगे बढ़ो। मार्च में शामिल वकीलों ने हाथों में तख्तियां ले रखी थीं, जिन पर इन वकीलों ने लोगों से नागरिकता कानून पढ़ने की अपील करने वाले संदेश लिख रखे थे। तो दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट के जो वकील हैं वो लगातार यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं। जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है, जो बिल पार्लियामेंट से पास हुआ है, उसको लेकर यहाँ पर नारेबाजी हो रही है। उसके सपोर्ट में यहाँ पर नारेबाजी हो रही है। प्रदर्शन में शामिल वकीलों ने दावा किया कि नागरिकता कानून पर लोगों को गुमराह करके हिंसा की जा रही है। भारत सरकार के साथ हैं और जो भी हो रहा है गुमराह करने की कोशिश की जा रही है पब्लिक को, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। जो है कोई दंगे नहीं होने चाहिए देश में, क्योंकि देश का ही नुकसान हो रहा है लगातार। दिल्ली के कनॉट प्लेस में नागरिकता कानून के मुद्दे पर बहस में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी मंच पर अकेले नजर आए। मनोज तिवारी ने इस बहस के लिए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष सुभाष चोपड़ा को चुनौती दी थी, लेकिन दोनों ही नेता वहां नहीं पहुंचे, जिसके बाद मनोज तिवारी ने अकेले ही इस मुद्दे पर लोगों के सामने अपनी बात रखी। उन्होंने नागरिकता कानून के बारे में लोगों को समझाया और उनसे अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में और यहाँ पर फिलहाल आप देख रहे हैं कि तमाम लोग हैं वो मनोज तिवारी के साथ यहाँ सीए को लेकर शपथ ले रहे हैं कि वो भ्रम नहीं फैलने देंगे। नागरिकता कानून पर हो रहे प्रदर्शन पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि फेक न्यूज फैलाने वाले लोग जनता तक सच्चाई पहुंचने नहीं दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि नागरिकता कानून से देश के किसी भी नागरिक की नागरिकता नहीं छीनी जाएगी। जिस तरह से लोगों को डराने की कोशिश हो रही है, भ्रम पैदा करने की कोशिश हो रही है, भय पैदा करने की कोशिश हो रही है, वो न देश के हित में है और ना ही जो है वो जिस समाज के कंधों को इस्तेमाल करके अपनी सियासी दुकानें लोग चलाना चाहते हैं उनके हित। कोई भी हिंदुस्तान के मुसलमानों को, कोई भी हिंदुस्तान के किसी भी नागरिक को हिंदुस्तान की नागरिकता से बर्खास्त नहीं कर रहा है, उस पर कोई सवालिया निशान नहीं खड़ा कर रहा है। जयपुर में नागरिकता कानून के समर्थन में बीजेपी ने एक मार्च निकाला। इस मार्च में प्रदेश बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थियों ने भी हिस्सा लिया, जिन्होंने नागरिकता कानून पर बीजेपी का समर्थन किया और इस कानून का विरोध कर रहे लोगों से उनकी मुश्किलें समझने की गुजारिश की। बीजेपी के मार्च में शामिल पाकिस्तान से आए इन हिंदू शरणार्थियों ने नागरिकता कानून को राज्य में जल्द से जल्द लागू करने की मांग की। बीजेपी ने नागरिकता संशोधन बिल के समर्थन में प्रदर्शन किया, वहीं उसके साथ में पाकिस्तान से आए हिंदू विस्थापित भी इस प्रदर्शन के अंदर शामिल हैं। वो ये मांग कर रहे हैं कि इस एक्ट को राजस्थान में लागू किया जाए। प्रदर्शन में शामिल इन हिंदू शरणार्थियों ने नागरिकता कानून पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों की भी तारीफ की। हमें कोई परेशानी नहीं, मोदी है तो मुमकिन है, कोई हमें नहीं हिला सकता यहाँ से। इस मार्च के बाद एक सभा भी हुई, जिसमें कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने नागरिकता कानून का विरोध कर रही कांग्रेस को निशाने पर लिया। नेहरू जी करें तो ठीक, इंदिरा जी करें तो ठीक, राजीव गांधी करें तो ठीक, लेकिन अगर मोदी जी और अमित शाह करें कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान के हिंदुओं, सिखों, क्रिश्चियन के साथ बदसलूकी होती है तो ये गलत है। कैसे चलेगा भाई? आरजेडी ने आज बिहार में नागरिकता कानून के विरोध में बंद का ऐलान किया है, जिसे देखते हुए पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। साथ ही संवेदनशील इलाकों में सतर्कता बरती जा रही है। आरजेडी नेता रघुवंश प्रसाद सिंह ने नागरिकता संशोधन कानून को काला कानून बताया है और कहा कि जब तक केंद्र सरकार इस कानून को वापस नहीं लेगी, तब तक उनकी पार्टी इसका विरोध करती रहेगी। देश की मर्यादा दुनिया में घटी है, देश के माथे पर कलंक लग रहा है, इसलिए काला कानून जो नागरिक
संशोधन विधेयक कानून पास किया है, उस कानून को वापस लेना पड़ेगा, नहीं तो लड़ाई जारी रहेगी। राष्ट्रीय जनता दल ने बिहार बंद का आह्वान किया है। बाबू लालू प्रसाद हर वहां जेल से उन्होंने आह्वान किया है कि बिहार बंद रहेगा। आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव ने नागरिकता कानून का विरोध करते हुए ट्वीट किया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। धर्म आधारित नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में 21 दिसंबर को आरजेडी बिहार बंद को शांतिपूर्ण तरीके से सफल बनाए। चंद्रमोहन हमारे सहयोगी इसी खबर पर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। चंद्रमोहन, आज बिहार में बंद बुलाया गया है, सुरक्षा के क्या इंतजाम किए गए हैं? बिल्कुल, देखिए, जो ये बंद किया गया है इसको लेकर पुलिस हेडक्वार्टर ने एक अलर्ट जारी किया है, जिसमें जिले के सभी एसपी को यह आदेश दिया गया है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में फोर्स की तैनाती की जाए शहर, और जहां पर हंगामा होने का हो सकता है कि उस इलाके में लोग निकलने वाले सड़क पर उतरकर हंगामा करें, उन इलाकों में। और साथ ही पटना में रैपिड एक्शन फोर्स और साथ ही 21 मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं कि अगर हंगामा करने वाले लोग उग्र होते हैं तो उनको कैसे रोका जाए। साथ ही पटना के डाक बंगला चौराहे पर अतिरिक्त फोर्स की तैनाती की गई है, क्योंकि पटना का हट माना जाता है डाक बंगला चौराहा, और यहाँ पर हजारों की संख्या में जो कार्यकर्ता हैं आरजेडी और तमाम जो महागठबंधन के नेता हैं और कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर पहुंचेंगे, तो किसी तरह का हंगामा ना खड़ा हो, इसको लेकर भी यहाँ पर मजिस्ट्रेट और फोर्स की तैनाती की गई है। और साथ ही पटना के कई हिस्सों में भी अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई, क्योंकि हंगामा ना हो। अगर शांतिपूर्ण प्रदर्शन हो रहा है तो उन्हें रोकने का प्रयास नहीं किया जाएगा, लेकिन अगर कोई यहाँ पर हंगामा करता है और तोड़फोड़ करने का प्रयास करता है तो उनसे सख्ती से निपटने का निर्देश भी दिया गया है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रमोहन आपका। नागरिकता संशोधन कानून पर देश भर में मचे घमासान के बीच कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने केंद्र सरकार पर हमला बोला और इस कानून को भेदभावपूर्ण बताया। The BJP government has shown utter disregard for people's voices and chosen to use brute force to suppress dissent. This is unacceptable in a democracy. The Citizenship Amendment Act is discriminatory, and the proposed nationwide NRC will particularly hurt the poor and vulnerable. Like at the time of Notbandi, they will have to stand in line to prove their and their ancestors' citizenship. सोनिया गांधी के हमले पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने भी पलटवार किया। उन्होंने सोनिया गांधी पर देश को नागरिकता संशोधन कानून के नाम पर गुमराह करने का आरोप लगाया। एक ऐसे विजुअल उनके मन में जो आ रही है उसको उसके ऊपर बयान दिए हैं। जनता क्यों में खड़े होंगे और उनका पुरदादा दादा के ऊपर रिकॉर्ड दिखाने के लिए जैसे नोटबंदी में हुआ, ये सब उनको कैसे मन में आ रही है, जबकि एनआरसी शुरू तक नहीं हुई। बिहार के दानापुर में जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव ने एनआरसी और नागरिकता कानून के विरोध में जुलूस निकालने और धरना प्रदर्शन करने की चेतावनी दी। पप्पू यादव ने इस दौरान केंद्र से बीजेपी को उखाड़ फेंकने की लोगों से अपील की। पप्पू यादव ने नीतीश कुमार पर आरोप लगाया कि वो प्रधानमंत्री मोदी को खुश करना चाहते हैं, इसलिए वो इस कानून का विरोध नहीं कर रहे। एनआरसी जब इसके माथे पर चढ़ गया तब ये सीएए की बात किया। इसलिए इस सरकार को जब तक नहीं उखाड़ के फेंकेंगे तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ पूरी दिल्ली में हो रहे प्रदर्शनों के बीच कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी इंडिया गेट पर पहुंच गई और वहां पहले से प्रदर्शन कर रहे लोगों के साथ धरने पर बैठ गई। इस दौरान उन्होंने नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी के मुद्दे पर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा और इन दोनों कानूनों को गरीबों के खिलाफ बताया। किस स्थिति में डाल रहे हैं देश को? जिस तरह से नोटबंदी के लिए लाइन में खड़ा किया था, उसी तरह से अब ये चाह रहे हैं कि इस मुद्दे पे लाइन में पूरा देश खड़ा हो। कौन अफेक्ट होगा इससे? जो अमीर है वो तो पासपोर्ट दिखा देगा, जो गरीब है वो क्या करेगा?
दिल्ली की जामा मस्जिद पर नागरिकता कानून के विरोध में हो रहे प्रदर्शन में शामिल भीम आर्मी के मुखिया चंद्रशेखर को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया। भीम आर्मी जामा मस्जिद पर हो रहे प्रदर्शन का समर्थन करने वहां पहुंची थी, लेकिन इस प्रदर्शन में शामिल हुए भीम आर्मी के मुखिया चंद्रशेखर को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इससे पहले भीम आर्मी के कार्यकर्ता जामा मस्जिद पहुंचे और वहां प्रदर्शन कर रहे लोगों का समर्थन करते हुए सरकार से नागरिकता कानून वापस लेने की मांग की। जब तक काला कानून विड्रॉ नहीं होता प्रदर्शन चलेगा और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, हम देश के संविधान के साथ खड़े हैं। जामा मस्जिद के साथ ही दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर पर भी प्रदर्शनकारी रात भर प्रदर्शन करते रहे। इन लोगों ने गिरफ्तार किए हुए लोगों को रिहा करने की मांग की, जबकि जामिया इलाके के लोग भी मोमबत्तियां लेकर सड़कों पर उतरे और नागरिकता कानून को वापस लेने की मांग की। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने नए नारे के साथ चुनावी बिगुल फूंक दिया। आम आदमी पार्टी इस बार का विधानसभा चुनाव भी अरविंद केजरीवाल के चेहरे पर ही लड़ रही है, जिसकी झलक पार्टी के नए नारे में साफ दिखी। दिल्ली विधानसभा चुनाव के प्रचार अभियान की शुरुआत करने के लिए आम आदमी पार्टी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें भी पार्टी के नए नारे के बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए। इतना ही नहीं, पार्टी के नेताओं ने यह नारा लगाते हुए अपना दम भी दिखाया। अच्छे बीते 5 साल, अच्छे बीते 5 साल। हालांकि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में केजरीवाल नजर नहीं आए और मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और गोपाल राय ने मीडिया के सामने चुनावी तैयारियों की जानकारी दी। ये नेता सरकार के बीते 5 साल के कामकाज पर आत्मविश्वास से भरे नजर आए और दिल्ली की सत्ता में वापसी की उम्मीद जताई। 5 साल बाद जब हम जनता के बीच में वापस जा रहे हैं, तो जनता के बीच चारों तरफ से यही रेस्पॉन्स मिल रहा है कि 5 साल बहुत अच्छे बीते। पिछली बार के चुनाव में आम आदमी पार्टी को दिल्ली में बम्पर जीत मिली थी और एक नई नवेली पार्टी ने दिल्ली की सत्ता का सबसे बड़ा उलटफेर किया था, जिसकी वजह से 15 साल से दिल्ली की कुर्सी पर काबिज कांग्रेस की जड़ें उखड़ गईं। लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी को बीते 5 साल के कामकाज के आधार पर वोट मांगने, साथ ही उसके सामने बीजेपी और कांग्रेस दोनों से लड़ने की चुनौती भी। यही वजह है कि इस बार चुनावी रणनीति बनाने में माहिर प्रशांत किशोर पार्टी के साथ जुड़े हैं, जिनकी कंपनी ब्रांड केजरीवाल को आगे रखते हुए आम आदमी पार्टी के चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी संभालेगी। साथ ही इतना ही नहीं, पार्टी सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में 2 दिन की पदयात्रा भी निकालेगी, जिसके बाद 24 दिसंबर को दिल्ली सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश किया जाएगा। इसके अलावा पार्टी के विधायक 700 मोहल्ला सभाएं और बड़े नेता 7 टाउन हॉल मीटिंग करेंगे। राजस्थान में एक टोल प्लाजा पर ट्रक ड्राइवर को पीटने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। बताया गया कि टोल कर्मी से हुए मामूली विवाद में दोनों के बीच मारपीट हो गई और ट्रक ड्राइवर से नाराज टोल कर्मी ट्रक में चढ़ गया और ड्राइवर से मारपीट करने लगा। इस दौरान ट्रक में मौजूद ड्राइवर का साथी टोल कर्मी से मारपीट नहीं करने की अपील भी करता रहा, लेकिन नाराज टोल कर्मी ने इन दोनों की एक ना सुनी और ड्राइवर को पीटने लगा। क्यों? बंद क्यों करूं? तो पीछे ले रहे हैं ना। भाई साहब, दोनों के बीच धक्का मुक्की के दौरान ही ड्राइवर ने ट्रक भी आगे बढ़ा दिया। चलते हुए ट्रक में भी टोल कर्मी और ड्राइवर के बीच चल रही मारपीट बंद नहीं हुई और टोल कर्मी चलते ट्रक में ड्राइवर से स्टीयरिंग छीनने की कोशिश करता दिखा। इस दौरान ट्रक का ड्राइवर चिल्लाता रहा, लेकिन टोल कर्मी ने एक ना सुनी और उसे पीटता रहा। झारखंड विधानसभा चुनाव के 5वें चरण की वोटिंग के साथ ही उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। मतदान खत्म होने के बाद एग्जिट पोल के जो नतीजे सामने आए हैं, उनसे मौजूदा रघुबर दास सरकार के लिए खतरे की घंटी बज गई है। आज तक और एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक कुल 81 सीटों में बीजेपी को 22 से 32 सीटें ही मिलती दिख रही हैं। वहीं कांग्रेस, जेएमएम और आरजेडी के गठबंधन को सबसे ज्यादा 38 से 50 सीटें मिलने का अनुमान है और अगर 23 तारीख को ऐसे ही नतीजे आए तो हेमंत सोरेन झारखंड के अगले मुख्यमंत्री बन सकते हैं। वहीं जेवीएम, बाबूलाल मरांडी की जेवीएम को 2 से 4 सीटों से ही संतोष करना पड़ सकता है, जबकि बीजेपी से अलग होकर चुनाव लड़ रही आजसू पार्टी को 3 से 5 सीटें और अन्य को 4 से 7 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं एबीपी और सी वोटर के एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी को कुल 81 में 35 सीटें मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस, जेएमएम और आरजेडी के गठबंधन को सबसे ज्यादा 37 सीटें मिलने का अनुमान है। हालांकि अकेले दम पर बहुमत मिलता उनको नहीं दिख रहा। एबीपी और सी वोटर के एग्जिट पोल जेवीएम, बाबूलाल मरांडी की पार्टी जेवीएम को 2 और आजसू पार्टी को 5 और अन्य को 1 सीट मिल सकती है। ये आंकड़े एग्जिट पोल के हैं और 23 तारीख को आने वाले नतीजे बदल भी सकते हैं। झारखंड में विधानसभा की कुल 81 सीटें हैं और बहुमत के लिए 41 सीटों की जरूरत है।
दिल्ली में रात के अंधेरे में सड़कों पर उतरे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने लोगों को कंबल बांटे। ये सभी लोग फुटपाथ पर खुले आसमान के नीचे सोने को मजबूर थे। जिनको राहत देने के लिए खुद ओम बिरला सड़कों पर उतरे और जमीन पर सो रहे लोगों को कंबल उड़ाया। दिल्ली में एम्स अस्पताल के बाहर खुले में रात बिता रहे लोगों से ओम बिरला ने मुलाकात की और उनकी परेशानी के बारे में भी जानकारी ली और सभी जरूरतमंद लोगों को कंबल बांटे। लोकसभा स्पीकर ने सरकार से लोगों की मदद के लिए जरूरी कदम उठाने की अपील भी की। शीतलहर के अंदर खुले आकाश में सोना निश्चित रूप से मेरे लिए चिंता का विषय है और हम कोशिश करेंगे कि इनको शीतलहर से बचाया जा सके, इनके लिए व्यापक इंतजाम कर सके। शीतलहर और भीषण ठंड के बीच सड़कों पर रात बिता रहे लोगों ने लोकसभा स्पीकर के कंबल बांटने पर खुशी जताई। रूस की सुरक्षा एजेंसी FSB यानी फेडरल सिक्योरिटी सर्विस के हेडक्वार्टर के बाहर हुई गोलीबारी में एक अधिकारी की मौत हो गई। फायरिंग वाली जगह से कुछ ही दूरी पर राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का एक कार्यक्रम भी हुआ था। लेकिन तमाम सुरक्षा इंतजामों के बावजूद ऑटोमेटिक राइफल से लैस हमलावर FSB मुख्यालय तक पहुंच गया और वहां ताबड़तोड़ गोलीबारी शुरू कर दी। फायरिंग होते ही वहां अफरा तफरी मच गई और लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। इस दौरान वहां तैनात पुलिस वालों ने भी मोर्चा संभाला और हमलावर की तरफ तेजी से दौड़ पड़े। पुलिस वालों को अपनी तरफ आते देख हमलावर ने खंबे के पीछे पोजीशन ले ली और फायरिंग करने लगा। हालांकि वहां तैनात एक स्नाइपर ने उसे मार गिराया। फायरिंग के बाद सुरक्षा बल की कई गाड़ियां वहां पहुंची और पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई। इस हमले में कई लोगों के घायल होने की भी जानकारी दी गई। आम आदमी पार्टी आज से पूरी दिल्ली में पदयात्रा निकालेगी। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए अपना प्रचार अभियान शुरू कर दिया। पार्टी आज से सभी 70 विधानसभा क्षेत्र में 2 दिन तक पदयात्रा निकालेगी। जनता के बीच में हम जा रहे हैं तो लगभग 70% घरों में तो आजकल बिजली के बिल 0 आ रहे हैं। 5 साल बहुत अच्छे बीते। नागरिकता कानून और NRC के हिंसक विरोध के बीच यूपी के करीब 35 जिलों में इंटरनेट पर पाबंदी लगा दी गई। साथ ही राज्य में होने वाली सभी परीक्षाएं भी रद्द कर दी गईं। कोहरा बढ़ने की वजह से दिल्ली आने वाली 40 उड़ानों को डाइवर्ट कर दिया गया, जबकि 20 उड़ानों को रद्द करना पड़ा। यूपी के महाराजगंज में पुलिस ने एक नेपाली लड़के को गिरफ्तार कर 68 ग्राम हेरोइन बरामद कर ली, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 68 लाख रुपए है। नागरिकता कानून के खिलाफ प्रदर्शन के बाद दिल्ली पुलिस ने आधी रात के वक्त जामा मस्जिद और दरियागंज इलाके में फ्लैग मार्च किया। अमेरिकी सांसद जो विल्सन ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने का समर्थन करते हुए इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आर्थिक विकास को गति देने, भ्रष्टाचार से लड़ने और धार्मिक भेदभाव को खत्म करने की कोशिश बताया। दिल्ली में राष्ट्रवादी एकता संगठन के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने स्थानीय लोगों के साथ नागरिकता कानून के समर्थन में प्रदर्शन किया। दिल्ली के जाफराबाद में कड़ाके की ठंड में रात में ड्यूटी पर तैनात पुलिस वालों को स्थानीय मुस्लिम लोगों ने चाय पिलाई और गुलाब के फूल दिए। इंटरनेशनल क्रिकेट से ब्रेक लेने वाले ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज ग्लेन मैक्सवेल ने मैदान पर शानदार वापसी करते हुए बिग बैश लीग में मेलबर्न स्टार की तरफ से खेलते हुए सिर्फ 39 गेंदों पर ताबड़तोड़ 83 रन जड़ दिए। IPL के 13वें सीजन की नीलामी में यूसुफ पठान को किसी फ्रेंचाइजी ने नहीं खरीदा, जिसके बाद उनके भाई इरफान पठान ने एक भावुक ट्वीट किया कि ऐसी छोटी घटनाएं आपके करियर को परिभाषित नहीं कर सकती। मिजोरम की टीम से खेलने वाले बल्लेबाज तरुवर कोहली रणजी ट्रॉफी के वर्तमान सत्र में 13 शतक जड़ने वाले पहले बल्लेबाज बन गए। उनकी 307 रन की नॉट आउट पारी से मिजोरम ने अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ पहली पारी में बड़ी बढ़त हासिल कर ली। फोर्ब्स मैगजीन ने YouTube के जरिए तगड़ी कमाई करने वाले लोगों की एक लिस्ट बनाई है। ये लिस्ट 1 जून 2018 से 1 जून 2019 तक की कमाई के आधार पर तैयार की गई, जिसमें 8 साल के रायन काजी 184 करोड़ रुपए की कमाई के साथ पहले नंबर पर। रायन काजी YouTube पर रायन्स वर्ल्ड नाम का चैनल चलाते हैं, जिसमें वो बच्चों के खिलौने और कपड़ों का रिव्यू करते हैं। रायन के इस YouTube चैनल को करीब 2.5 करोड़ लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है। फोर्ब्स की लिस्ट में दूसरे नंबर पर डूड परफेक्ट नाम का YouTube चैनल है, जिसे 5 दोस्त मिलकर चलाते हैं। इस चैनल ने एक साल में 140 करोड़ रुपए कमाए।
यूट्यूब से कमाई के मामले में तीसरा नंबर रूस में रहने वाली 5 साल की एनेस्थेसिया का है, जिनके चैनल ने करीब 130 करोड़ रुपए कमाए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एनआरसी की आलोचना करते हुए गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा और किसी भी सूरत में एनआरसी लागू नहीं होने का दावा करते हुए कहा कि वो एनआरसी रजिस्टर पर कभी साइन नहीं करेंगे। रजिस्टर में दस्तखत भी नहीं करूंगा और न ही फिंगरप्रिंट दूंगा। मैं वही बात दोहरा रहा हूं कि अब गांधी जी के 85वीं वर्षगांठ मना रहे हैं और गांधी जी के रास्ते पे चलते हुए एनआरसी के बारे में बार बार गृह मंत्री जी अमित शाह जी बोल रहे हैं, वो लागू करेंगे। और मैंने घोषणा की है कि मैं पहला आदमी होगा जो उस रजिस्टर में दस्तखत नहीं करूंगा, सरकार चाहे कुछ कर ले। उन्नाव रेप केस में कुलदीप सेंगर को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। अब सेंगर को आखिरी सांस तक जेल में ही रहना होगा। सेंगर फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद है। दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट ने सोमवार को ही उसे अपहरण और रेप का दोषी करार दिया, जिसके बाद अगले 3 दिन अदालत में उसकी सजा पर बहस हुई और आखिरकार बीजेपी से निष्कासित विधायक कुलदीप सेंगर को उम्र कैद की सजा सुना दी गई। साथ ही अदालत ने उस पर 25 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। सारे सर्कमस्टांसेस ये कहते हैं कि मैक्सिमम सजा दिया जाए, इसलिए कोर्ट ने मैक्सिमम सजा 376 सब क्लॉज 2 सब क्लॉज आई के तहत उम्र कैद उसके आखिरी जीवित रहने तक दिया गया। करीब 2 साल पुराने इस मामले में विपक्ष ने बार बार बीजेपी पर निशाना साधा, क्योंकि जिस वक्त यह मामला सामने आया था सेंगर बीजेपी में थे। हालांकि बाद में उसे पार्टी से निकाल दिया गया, लेकिन कांग्रेस का रवैया अब भी वैसा ही है। इतना ही नहीं, सेंगर को सजा होने के बाद पार्टी ने एक बार फिर बीजेपी पर हमला बोला। ये एक करारा तमाचा है भारतीय जनता पार्टी के उस चेहरे पे जिसने लगातार उस आरोपी को संरक्षण दिया, उस आरोपी को बचाने की कोशिश करती रही। उन्नाव रेप केस में सीबीआई और पीड़ित के वकील ने कोर्ट में सेंगर को अधिकतम सजा देने की मांग की और अदालत में यह दलील दी कि कुलदीप सेंगर ने केवल पीड़ित का रेप ही नहीं किया बल्कि उसे मानसिक रूप से भी परेशान किया था। जिसके बाद अदालत ने सेंगर को पूरी जिंदगी जेल में रहने और 25 लाख रुपए जुर्माना भरने की सजा सुनाई। इस रकम में 10 लाख रुपए पीड़ित लड़की को दिए जाएंगे, जबकि 15 लाख रुपए सीबीआई को मिलेंगे। 30 हजारी कोर्ट ने जैसे ही कुलदीप सेंगर को उम्र कैद की सजा सुनाई, वो फूट फूट कर रोने लगा। बहस के दौरान सेंगर के वकील ने उसकी पत्नी और दोनों बेटियों का जिक्र करते हुए अदालत से उसकी सजा कम करने की अपील की, जिसे अदालत ने ठुकरा दिया और एक ताकतवर इंसान के खिलाफ पीड़ित लड़की के बयान को सही माना। कुलदीप सेंगर के खिलाफ यह पहली एफआईआर है जिस पर 30 हजारी कोर्ट ने सजा सुनाई। इसके अलावा पीड़ित के पिता को झूठे केस में फंसाने और कई दूसरे मामलों पर सुनवाई चल रही, जिन पर फैसला जनवरी में आ सकता है। डीआरडीओ ने ओडिशा के बालेश्वर में स्वदेशी पिनाका मिसाइल का लगातार दूसरे दिन सफल परीक्षण किया। यह मिसाइल 75 किलोमीटर तक लक्ष्य को आसानी से निशाना बना सकती है, जिससे सेना की युद्ध क्षमता में इजाफा होगा। पिनाका MK2 रॉकेट की लेटेस्ट तकनीक है, जिसमें सटीकता और मारक क्षमता में सुधार के लिए नियंत्रण एवं दिशा निर्देश प्रणाली शामिल की गई है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं पिनाका मिसाइल की, जो बालेश्वर में डीआरडीओ ने सफल परीक्षण किया। कई खासियत हैं इसमें, आपको बता दें 75 किलोमीटर तक लक्ष्य को आसानी से निशाना बना सकती है, जिसमें सेना की युद्ध क्षमता में इजाफा होगा। चीन ने पूरी तरह अपने देश में बने अपने पहले जंगी जहाज को नेवी में शामिल कर लिया। शेंडोंग नाम का यह जहाज अपने साथ लड़ाकू विमान ले जाने में भी सक्षम है, जिसे दक्षिणी चीन के हैनान में नेवी को सौंपा गया। करीब 1000 फीट लंबे और 246 फीट चौड़े इस जंगी जहाज को राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मौजूदगी में सेना में शामिल किया गया। इससे पहले राष्ट्रपति जिनपिंग जहाज के डेक पर पहुंचे, जिसके बाद वहां तैनात जवानों ने उनको सलामी दी। शेंडोंग चीन का पहला ऐसा जंगी जहाज है जिसे पूरी तरह वहीं तैयार किया गया और इस पर 44 लड़ाकू विमान तैनात किए जा सकते हैं। साथ ही इसे कई तरह की मिसाइलों से भी लैस किया गया है। ये जंगी जहाज 2018 में ही बनकर तैयार हो गया था, जिसके बाद करीब 1 साल तक इसके अलग अलग ट्रायल किए गए। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुस्लिम लोगों को भरोसा दिया कि नागरिकता कानून से उन्हें किसी भी तरह से डरने की जरूरत नहीं है। देखिए, सीएए में गलत कुछ भी नहीं है। ये हमारे देश के किसी भी मुस्लिम भाई या बहन के खिलाफ नहीं है।
पुर्तगाल के स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो हेडर के जरिए किए गए एक गोल की वजह से सुर्खियों में। हेडर के जरिए इस गोल को दागने के लिए रोनाल्डो ने जमीन से करीब 28 इंच ऊंची छलांग लगाई। बताया जा रहा है कि इस छलांग की वजह से रोनाल्डो का सिर जमीन से 8.5 फीट की ऊंचाई पर पहुंच गया था। इस जबरदस्त गोल से उनके क्लब यूवेंटस ने सैम्पडोरिया फुटबॉल क्लब को 2-1 से हरा दिया। इस छलांग को फुटबॉल के इतिहास की दूसरी सबसे ऊंची छलांग बताया जा रहा है। इससे पहले करीब 41 इंच ऊंची छलांग लगाने का रिकॉर्ड भी रोनाल्डो के ही नाम है, जो उन्होंने 2013 में फुटबॉल क्लब रियल मैड्रिड की तरफ से खेलते हुए लगाई थी। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने एनआरसी और नागरिकता कानून का विरोध करते हुए इस कानून को मध्य प्रदेश में लागू नहीं करने की मांग की। उन्होंने कहा कि 1971 से पहले के दस्तावेज लोग कैसे तैयार करेंगे। सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट पूरी तरीके से संविधान विरोधी है और हमें उम्मीद है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट इसका संज्ञान लेगा और इससे स्ट्राइक डाउन करेगा। मध्य प्रदेश में तो हम मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करेंगे कि एनआरसी बिल्कुल लागू ना किया जाए, हम उससे सहमत। 2008 में जयपुर में हुए सीरियल बम ब्लास्ट केस में कोर्ट ने चारों दोषियों को फांसी की सजा सुना दी। 2 दिन पहले इस मामले की सुनवाई करते हुए स्पेशल कोर्ट ने 4 आरोपियों को दोषी करार दिया था, जबकि 1 आरोपी को बरी कर दिया था। जिसके बाद चारों दोषियों की सजा पर बहस हुई और आखिरकार विशेष अदालत के जज अजय कुमार शर्मा ने चारों दोषियों को फांसी की सजा सुना दी। जब अदालत ने यह बड़ा फैसला सुनाया तो कोर्ट के बाहर गहमागहमी थी, क्योंकि जयपुर में हुए सीरियल बम ब्लास्ट पर यह फैसला 11 साल बाद आया है। जयपुर ब्लास्ट में सभी चारों फांसी की सजा सुनाई गई है। आरोपियों को इस वक्त कोर्ट ने सीरियल ब्लास्ट के लिए आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन को जिम्मेदार माना और कहा कि ये धमाके जिहादी मानसिकता से किए गए थे। यही वजह है कि अदालत ने दोषियों की सजा पर 2 दिन की सुनवाई के बाद फैसला सुनाने में देर नहीं की और केवल 10 मिनट में जयपुर सीरियल ब्लास्ट के चारों दोषियों को फांसी की सजा सुना दी। इसके अलावा सभी दोषियों पर 50-50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। 11 साल पहले 13 मई 2008 को जयपुर शहर एक के बाद एक हुए 8 बम धमाकों से दहल गया था। उन धमाकों में 80 लोगों की मौत हो गई, जबकि 150 से ज्यादा लोग घायल हो गए। इस मामले में कुल 7 लोग आरोपी थे, जिनमें 2 2008 में दिल्ली के बटला हाउस इनकाउंटर में मारे गए थे, जबकि 1 आरोपी को कोर्ट ने सबूतों की कमी की वजह से बरी कर दिया। जयपुर में साल 2008 में हुए सीरियल बम धमाकों में चारों दोषियों को फांसी की सजा मिलने के बाद पीड़ित परिवारों ने खुशी जाहिर की। स्वागत करते हैं और हम ये उम्मीद करते हैं, सर्वोच्च न्यायालय से भी उम्मीद करते हैं कि शीघ्र से शीघ्र इनको फांसी पर लटकाया जाए और ऐसे गुनहगारों को कभी भी बख्शा नहीं जाए और शीघ्र से शीघ्र ऐसों को सजा दी जाए। फैसला तो सही दिया है, लेकिन पूरे गुनहगारों को सजा नहीं मिली, बस इतनी सी टेस है। अच्छा लग रहा है हमें ये जान के कि आज मेरी नानी के हत्यारों को फांसी की सज़ा सुना दी गई है। अब हम यही चाहते हैं कि मतलब सब जो भी अगर कुछ ऐसा करने का डिसीज़न ले तो उनको पहले से ही पता चल जाए कि हम बाद में हमारा क्या हाल होने वाला है, कि हम ये चीज़ नहीं करें। सज़ा मिली है, बाकी एक बाकी है, बाकी हज़ारों तादाद में बहुत बाकी हैं। उन सबको सज़ा मिलनी चाहिए जो कि आगे ऐसा कांड नहीं करे। स्पेन के उत्तरी इलाके में आई जबरदस्त बाढ़ की वजह से वहां भारी नुकसान हुआ। इस इलाके में आए एक तूफान के बाद वहां भारी बारिश हुई, जिसकी वजह से वहां बहने वाली एक नदी उफान पर आ गई और उसका पानी शहर के अंदर घुस गया। बाढ़ का पानी सड़कों पर सैलाब की तरह बहने लगा। पानी की तेज लहरों की वजह से सड़कें पहाड़ी नदी की तरह नजर आने लगी। लहरें इतनी तेज थी कि वो सड़कों पर खड़ी गाड़ियों को भी बहाने लगी। सड़क पर खड़ी एक गाड़ी तो देखते ही देखते खिलौने की तरह बहने लगी। पानी लोगों के मकानों की पहली मंजिल तक पहुंच गया। सड़क पर पानी का बहाव इतना तेज था कि किसी के लिए भी वहां टिकना मुश्किल हो गया। घरों में रखा सामान भी पानी में बहता नजर आया। कई फीट तक पानी भरने के बाद लोग मकानों में ही कैद होकर रह गए। नागरिकता कानून पर जारी प्रदर्शन और हिंसा के बीच केरल सरकार ने भी राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर का काम बंद कर दिया है। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने साफ कर दिया कि केरल में जनगणना का काम नहीं किया जाएगा। उन्होंने आशंका जताई कि राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर का काम एनआरसी लागू करने में केंद्र सरकार को मदद मिलेगी, इसलिए इसे रोक दिया गया। इससे पहले पश्चिम बंगाल सरकार भी एनपीआर यानी राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर का काम रोक चुकी है। शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों पर पंजाब सरकार ने नरमी दिखाते हुए न केवल जुर्माना घटा दिया बल्कि जेल भेजने के प्रावधान को भी हटा दिया। केंद्र के मोटर व्हीकल एक्ट में कई बदलाव करते हुए राज्य सरकार ने इसे लागू कर दिया।
जिसके तहत शराब पीकर गाड़ी चलाने के मामले में दोषियों पर भारी जुर्माना लगाने या जेल भेजने के प्रावधान सेक्शन 185 को हटा दिया गया। इसके बदले पंजाब सरकार ने एक दूसरा सेक्शन इस एक्ट में जोड़ दिया। हालांकि इसके बावजूद राज्य की परिवहन मंत्री ने शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने का दावा किया। तो बहुत सख्त चीज है कि जो ड्रिंक करके ड्राइव करेगा, जो उसमें फाइन सेंटर से लगे हैं वो ही हैं। राज्य सरकार के इस फैसले पर विपक्ष हमलावर हो गया। अकाली दल ने इस फैसले से सड़क हादसों में कमी आने के बजाय हादसे बढ़ने का दावा करते हुए सरकार से तुरंत अपनी गलती सुधारने की बात कही। क्यों कोताही की है, जानबूझ के की है कि सहबन गलती हुई है, ये गवर्नमेंट को जवाब देना पड़ेगा और इसको सुधारना चाहिए। इसके साथ ही अकाली दल ने केंद्र के मोटर व्हीकल एक्ट को ही लागू करने की मांग की, क्योंकि अमरिंदर सरकार ने केंद्र के कई प्रावधानों को बदलने के बाद ही इसे राज्य में लागू किया, जिसके मुताबिक मोटर व्हीकल एक्ट में पहली बार शराब पीकर गाड़ी चलाते वक्त पकड़े जाने पर 10,000 रुपए जुर्माने का प्रावधान है, लेकिन पंजाब में ऐसा करने पर केवल 1,000 रुपए का ही जुर्माना लगेगा। केंद्र ने इस मामले में पहली बार दोषी पाए जाने पर 6 महीने कैद का भी प्रावधान रखा है, लेकिन पंजाब सरकार ने कैद के प्रावधान को हटा दिया है। केंद्र के कानून में दूसरी बार शराब पीकर गाड़ी चलाने के मामले में 15,000 रुपए जुर्माना या 2 साल जेल का प्रावधान है, लेकिन पंजाब सरकार सिर्फ 2,000 रुपए जुर्माने का ही प्रावधान पंजाब सरकार ने रखा है। अमेरिका की विमान बनाने वाली कंपनी बोइंग को अपने अंतरिक्ष यान का परीक्षण रोकना पड़ा है। इसमें रॉकेट के साथ एक मानव रहित कैप्सूल लगाया गया था, जिसमें अंतरिक्ष यात्री बैठ सकते थे। बोइंग का इरादा सफल परीक्षण के बाद इस कैप्सूल में इंसानों को अंतरिक्ष में भेजना था। द स्टार लाइनर नाम के इस कैप्सूल को अमेरिका के फ्लोरिडा से एटलस रॉकेट के साथ सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया था, लेकिन कुछ तकनीकी गड़बड़ियां आने की वजह से ये कैप्सूल अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के निर्धारित रास्ते से भटकने लगा। माना जा रहा है द स्टार लाइनर कैप्सूल के इंजन से बहुत ज्यादा ईंधन खर्च हो रहा था। इसके चलते मिशन को पूरा करने के लिए ईंधन की कमी हो सकती थी। अब स्टार लाइनर को वापस पृथ्वी पर आना होगा। उम्मीद है कि स्टार लाइनर अगले 48 घंटों में न्यू मैक्सिको में लैंड कर सकता है। इसकी सॉफ्ट लैंडिंग के लिए पैराशूट और एयरबैग्स का इस्तेमाल किया जाएगा। मुंबई में बीएमसी अधिकारियों और कर्मचारियों को 10 रुपए में खाना खिलाने की योजना शुरू हो गई। ये योजना हाल ही में महाराष्ट्र की सत्ता में आई शिवसेना की तरफ से शुरू की गई, जिसके तहत अब बीएमसी के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को ऑफिस की कैंटीन में 10 रुपए में खाने की थाली मिलेगी, जिसमें दाल, चावल, 2 तरह की सब्जी और रोटी शामिल है। विधानसभा चुनाव के पहले शिवसेना ने घोषणा की थी कि मुंबई सहित पूरे महाराष्ट्र में 10 रुपए में खाने की थाली देंगे। लोगों को आश्चर्य लग रहा था, लेकिन इसकी शुरुआत मुंबई महानगर पालिका से शिवसेना ने कर दी है। इस योजना के प्रचार के लिए शिवसेना ने कैंटीन में बड़ी बड़ी होर्डिंग भी लगाई। दावा है कि बीएमसी कर्मचारियों को केवल 10 रुपए में भरपेट खाना खिलाने की योजना के कामयाब होने पर इसे पूरी मुंबई में लागू किया जा सकता है। कर्मचारी और अधिकारी लोगों के लिए अभी आने वाला साल में सबके लिए भी करना जरूरी है। उत्तर प्रदेश में आज सभी स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। नागरिकता कानून और एनआरसी के भारी विरोध के बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने आज सभी स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी को बंद रखने का आदेश दिया। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने भरोसा दिया कि नागरिकता कानून और एनआरसी से असम के किसी भी नागरिक को नुकसान नहीं होगा। Assamese language, culture, heritage, land, their political right to be protected. ऑस्ट्रेलिया में पिछले कई दिनों से जंगल में फैली आग लाख कोशिशों के बाद भी काबू में नहीं आ रही, जिसकी वजह से हजारों लोगों के घरों को खाली करवाया जा चुका है। नागरिकता कानून का खुलकर विरोध करने वाले एक्टर फरहान अख्तर के खिलाफ एक हिंदू संगठन ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई और उन पर अराजकता फैलाने का आरोप लगाया। नागरिकता कानून और एनआरसी के खिलाफ आज आरजेडी ने बिहार बंद बुलाया और हाथ में मशाल लेकर केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। करीना कपूर और सैफ अली खान के बेटे तैमूर अली खान ने 20 दिसंबर को अपना तीसरा जन्मदिन मनाया। इस मौके पर तैमूर का बर्थडे केक क्रिसमस थीम पर बना था। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने साफ किया है कि जो लोग 1971 से पहले भारत में जन्मे हैं या जिनके माता पिता 1971 से भारत में पैदा हुए हैं, उन्हें प्रमाणिक भारतीय नागरिक माना जाएगा। बिहार के सासाराम में नागरिकता कानून और एनआरसी के खिलाफ लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया।
दिल्ली समेत पूरा उत्तर भारत भूकंप के तेज झटके से कांप उठा। रिक्टर स्केल पर 6.1 की तीव्रता वाले भूकंप का केंद्र उत्तर पूर्वी अफगानिस्तान में हिंदू कुश के इलाके में था, जिसकी वजह से पाकिस्तान के इस्लामाबाद और लाहौर समेत कई इलाकों में भी तेज झटके महसूस किए गए। लाहौर में छतों पर लटकी लाइटें और पंखे तेजी से झूलने लगे। घर में रखा फर्नीचर तक हिलता नजर आया। झटके महसूस होते ही वहां भगदड़ मच गई और लोग जान बचाने के लिए दफ्तरों और मकानों से बाहर निकल आए। भूकंप के झटके दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई इलाकों में भी महसूस किए गए। जयपुर में भी लोग बाहर खुले में निकल आए। ऑफिस में था और सडनली पूरी डेस्क वगैरह सब बहुत ज्यादा हिलने लगी थी, तो हम सब लोग डर गए और फिर सब नीचे आ गए। दिल्ली के करीब नोएडा में भी भूकंप की वजह से अफरा तफरी मच गई। डरे हुए लोग दफ्तरों से बाहर निकलकर खुले में इकट्ठा हो गए। दिल्ली की जामा मस्जिद पर प्रदर्शन और नारेबाजी के बीच एक लड़का वहां तैनात पुलिस वालों को पानी बांटता दिखा। एक तरफ प्रदर्शनकारी नागरिकता कानून को हटाने की मांग पर नारेबाजी कर रहे थे, तो दूसरी तरफ सुरक्षा में तैनात पुलिस वालों और वहां मौजूद लोगों को एक लड़का पानी पिला रहा था। ये तस्वीरें जामा मस्जिद की हैं, जहां पर यह लड़का पुलिस वालों को पानी बांटता हुआ नजर आया। अपने आप में बेहद खास हो जाती हैं ये तस्वीरें कि एक तरफ नागरिकता कानून का विरोध हो रहा है, तो दूसरी तरफ ये लड़का पुलिस वालों को पानी पिला रहा है।